नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े डेवलपमेंट की जो सीधे सीधे भारत के एयर पावर और डिफेंस इंडस्ट्री को बदल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने लखनऊ में एक नया व्हील्स एंड ब्रेक शॉप बनाने का फैसला किया है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह है तेजस मार्क वन अल्फा और आने वाले तेजस मार्क टू के लिए एक गेम चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आखिर ये नया प्लांट इतना जरूरी क्यों है और इससे भारत की ताकत कैसे बढ़ेगी, चलिए जानते हैं पूरी कहानी डिटेल में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक नया टेंडर जारी किया है जहां पर लखनऊ में एक डेडिकेटेड व्हील्स एंड ब्रेक फैसिलिटी बनाने की बात की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हील्स और ब्रेक्स में ऐसा क्या खास है। देखिए, किसी भी फाइटर जेट का लैंडिंग गियर सिस्टम यानी कि उसकी व्हील्स, टायर्स और ब्रेक्स एक मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं। लैंडिंग के समय पूरा एयरक्राफ्ट का वेट इन्हीं पर आता है। हाई स्पीड लैंडिंग में मैसिव हीट जनरेट होती है और अगर इसमें फेलियर हुआ तो मिशन भी फेल और एयरक्राफ्ट भी रिस्क में होता है। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब सिंपल मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट सिस्टम बना रही है। अब यहाँ पर एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, इसके पीछे का असली कारण। तेजस मार्क वन अल्फा का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है और बहुत जल्द तेजस मार्क टू का जो प्रोटोटाइप है ये भी अपनी उड़ान को पूरा करके टेस्टिंग फेज में आने वाला है। लेकिन तेजस मार्क टू के साथ चैलेंज बढ़ जाता है। तेजस मार्क टू का वजन तकरीबन 17.5 टन होगा। ज्यादा वेट का मतलब ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स होगी, ज्यादा ब्रेकिंग का मतलब ज्यादा हीट और स्ट्रेस भी होगी। इसका मतलब ये है कि एडवांस ब्रेक मटेरियल्स चाहिए होंगे, बेहतर हीट डिसिपेशन सिस्टम चाहिए होगा और हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग भी इसके लिए चाहिए होगी। और यही काम करेगी ये नई फैसिलिटी। ये कोई नॉर्मल वर्कशॉप नहीं होने वाली है। यहाँ पर होंगे व्हील असेंबली एंड टेस्टिंग, ब्रेक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन मशीनिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन और ओवरहॉल एंड रिपेयर सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट, फास्ट टर्न अराउंड टाइम, मतलब एयरक्राफ्ट जल्दी रिपेयर होंगे, मेंटेनेंस डिले कम होगी और ज्यादा एयरक्राफ्ट मिशन के लिए रेडी रहेंगे। यानी सीधे सीधे कॉम्बैट रेडीनेस इससे बढ़ेगी और इसका प्रभाव हमें निस्संदेह भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस में देखने को मिलने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बना रही है, बल्कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है। नए पावर सबस्टेशन देखने को मिलेंगे, चिलर्स एंड कूलिंग टावर्स देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट होगा। और ये सब जरूरी है क्योंकि ब्रेक जो लाइनिंग्स होती हैं और कंपोजिट्स होती हैं ये मटेरियल टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स ह्यूमिडिटी से भी इफेक्ट होते हैं, इसीलिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इनका प्रोडक्शन होगा, जिससे क्वालिटी बेटर होगी और डिफेक्ट्स कम होंगे और कंपोनेंट्स की लाइफ भी इससे बढ़ेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े इम्पैक्ट की। बेसिकली इंडिया की सेल्फ रिलायंस इससे काफ़ी मजबूत होगी। जिस चीज़ को अभी हम इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग पूरी तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंसी में हो, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी फॉरेन सप्लायर्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ये भारत में ही बनेंगे और हम रिपेयर कर पाएंगे। और ये चीज़ हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को काफ़ी सपोर्ट करने वाली है। याद रखिए, अगर व्हील्स और ब्रेक्स रिलायबल नहीं है तो सबसे एडवांस फाइटर जेट भी ग्राउंडेड हो सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कदम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी अपग्रेड भी है और इसीलिए उनके इस कदम की इस तरफ सब जगह तारीफ हो रही है। इसके कुछ फ्यूचर इम्पैक्ट भी होंगे, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ चीज़ें बदलेंगी, जैसे कि तेजस के फ्लीट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, मिशन डिलेज कम होंगे और इसके अलावा जो हाई टेम्पो ऑपरेशंस हैं ये पॉसिबल हो पाएंगे और इंडिया का एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा और यही फाउंडेशन बनेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि एमका हो गया और हमारे जो एडवांस अनमैन एयर व्हीकल है उनके लिए एक आधारशिला का काम करेगा। और ये हमको कॉन्फिडेंस देगा कि हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग एक समझ सकते हैं कि एचएएल का ये कदम छोटा नहीं है, बल्कि ये एक साइलेंट लेकिन पावरफुल अपग्रेड है जो आने वाले समय में इंडिया की एयर पावर को एक नई ऊंचाई देगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या तेजस मार्क टू का सबसे पावरफुल इंडिजिनस अपग्रेड यही होने वाला है, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि अभी ये एक शुरुआत है जहां पर धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को इंडिजनाइज करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, हम किसी छोटे मोटे फ्लीट की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं आपसे तेजस मार्क वन अल्फा और तेजस मार्क टू की बात करता हूँ, इनका नाम लेता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एक मैसिव नंबर की बात कर रहा हूँ।
अराउंड 200 के आसपास तो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 हमें देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा 200 के आसपास ही तेजस मार्क 2 देखने को मिलेंगे और इतनी बड़ी नीड के लिए हम फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारतीय सेना के अब तक के सबसे बड़े डिसीजन के बारे में। भारतीय सेना अब अपने 1960 के दशक के पुराने एयर डिफेंस गनों को एक हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम में बदल रही है। जी हाँ, आसमान में उड़ने वाले छोटे छोटे ड्रोन भी अब इनसे नहीं बच पाएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक बेहद महत्वपूर्ण अपग्रेड की, जो ZU-23-2 गन का एक मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, जब हम ZU-23 या ZU-23 की बात करते हैं तो ये एक सोवियत जमाने की 23 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत दशकों से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बदलते युद्ध के साथ खतरे भी बदल गए हैं और आज सबसे बड़ा खतरा है ड्रोन स्वार्म और लो कॉस्ट अटैक ड्रोन लोइटरिंग म्यूनिशन। ये छोटे होते हैं, तेज होते हैं और रडार से भी बच जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना ने फैसला किया है कि पुराने सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की बजाय उन्हें अपग्रेड किया जाए और स्मार्ट बनाया जाए। इस अपग्रेड की अगर हम बात करें तो इस अपग्रेड में हमें बेसिकली जो देखने को मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम का इंटीग्रेशन। अब इस गन में लगेंगे हाई डेफिनेशन कैमरे, जो कि डे में भी काम करेंगे और नाइट में भी। इसमें हमें थर्मल इमेजर देखने को मिलेगा, मतलब दिन हो या रात हो दुश्मन दिखेगा। धुंध हो गया, धूल हो गई, कम विजिबिलिटी हो गई, इससे कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम 5 से 6 किलोमीटर दूर तक ड्रोन को पकड़ सकता है, उसको मार सकता है। अब सोचिए, पहले जहां सैनिकों को आंखों से लक्ष्य ढूंढना पड़ता था, अब मशीन खुद टारगेट को पहचान लेगी और उनको ट्रैक करेगी। और अब आते हैं इस अपग्रेड के सबसे बड़े हिस्से में, जो कि है इसका ब्रेन। देखिए, यहाँ पर हमें लेजर रेंज फाइंडर देखने को मिलेगा और डिजिटल फायर कंट्रोल कंप्यूटर देखने को मिलेगा। अब जो लेजर रेंज फाइंडर है, ये बेसिकली टारगेट की सटीक दूरी बताता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर गोली चलाने का सही एंगल और टाइम कैलकुलेट करता है, टारगेट की स्पीड और दिशा को ध्यान में रखता है। यानी अब अनुमान नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक और सटीक अटैक करेगा। इससे हिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और पुरानी ZU-23 गन पूरी तरीके से पहले मैनुअल थी, सैनिकों को हाथ से ही घुमा घुमा कर टारगेट को ट्रैक करना पड़ता था। लेकिन अब हाईटेक जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो लगाई गई हैं, हाई टार्क इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है ये लगाए गए हैं। इसका फायदा ये है कि तेजी से मूव करने वाले ड्रोन को भी ट्रैक करना आसान है, रिएक्शन टाइम कम होगा और ऑपरेटर की मेहनत भी यहाँ पर कम होने वाली है। यानी कि इंसान और मशीन का ये कॉम्बो जो है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसको बना देता है। भारतीय सेना इस अपग्रेड को सिर्फ टेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि कुल 142 गनों को अपग्रेड करके तैनात भी किया जाएगा। इसको लगाया जाएगा फॉरवर्ड एयरबेसेस में, बॉर्डर एरियाज में, लॉजिस्टिक हब में, फ्यूल डिपो और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी में, जहां दुश्मन के ड्रोन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।